अस्सलाम वालेकुम। दिखा रही ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। इश्क़ कामिल कमल ट्रेब किस्त नंबर 1। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जब इंसान इश्क की हदूद में दाखिल हो जाए तो उसे अपना होश ही कब रहता है। फिर तो बस वो मायने रखता है जिसकी एक नज़र पूरे दिन को गुलाबों की तरह महका देती है, जिसका एक पैगाम या ख़त सारे दिन की थकन उतार देता है, जिसकी नाराज़गी दिल पर किसी की बोझ की तरह लगती है। इश्क चीज़ ही ऐसी है, जिसे हो जाए उसे कहीं का नहीं छोड़ता, जिसे मिल जाए उसे करार आ जाता है और जिसे ना मिले उसे ले डूबता है। मैंने दिल के दरवाजे पे लिखा, अंदर आना मना है। इश्क ने मुस्कुराकर कहा, माफ़ करना, मैं अंधा हूँ। इश्क अंधा होता है। कुछ ऐसा ही इन दोनों के साथ हुआ। हाँ, वो दोनों जिनके इश्क की गवाह मैं हूँ, जिनकी कहानी मुझे आज भी बखूबी याद है। ये कहानी सिर्फ उन दोनों की नहीं थी। ये कहानी तो दो कबीलों की थी जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे। ये कहानी दो ऐसे कबीलों की थी जिनकी लड़ाई नस्ल दर नस्ल चली आ रही थी। ये कहानी नैनतारा और शामिर की थी। ये कहानी नैनतारा की थी जिसे सब तारा कहते थे। ये कहानी शामिर की थी जिसे सब शाह कहकर पुकारते थे। ये कहानी कुकमंग की थी जो हसीन वादियों के बीच था। तारा और शाह की कहानी भी इन्हीं वादियों में शुरू होती थी। ये वादी गवाह है दोनों के बेमिसाल इश्क की। ये घने दरख्त गवाह हैं दोनों के मिलन के। ये पत्ते गवाह हैं दोनों की सर्द शामों के। ये चंबेली के फूल गवाह हैं दोनों की हंसी के। ये पहाड़ गवाह हैं दोनों के आंसुओं का। ये सूरज गवाह है दोनों के अंदर सुलगते जज्बात का। ये चांद गवाह है दोनों की बेचैन रातों का। मैं गवाह हूँ तारा की बेलौस मोहब्बत की। लुकमान गवाह था शाह के बेपनाह वादों का। शायद दोनों कबीले भी गवाह थे इस बेनाम रिश्ते के। बेनाम रिश्ते को नाम दे चुके थे ये दोनों। आंखों के रास्ते दिल में उतर जाना चाहते थे ये दोनों, मगर कुछ भी ना कर पाए ये दोनों। एक होकर भी ना हो पाए ये दोनों। एक दूसरे के लिए खुद को फना कर बैठे ये दोनों। ये अवाइल गर्मियों के दिन थे जब सूरज खूब बढ़ चढ़कर अंगारे बरसा रहा था। पसीने से शराबूर माँ जी ने उसके कमरे की तरफ देखा। उठ जा तारा। तीसरी बार आवाज देने के बाद भी तारा टस से मस नहीं हुई थी। रात देर से सोएगी तो सुबह कैसे जल्दी उठेगी माँ जी। जानी पहचानी आवाज पर माँ जी ने नजर उठाकर देखा। अरे कशमाला बेटी, तू जाकर अपनी सहेली को उठा, तुम दोनों को जाना भी तो है। माँ जी कहते ही रसोई में घुस गई। उधर कशमाला को समझ ना है कि कैसे वो तारा को उठाए। एक तरकीब दिमाग में आई तो वो तारा के कमरे की तरफ बढ़ी। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाकर वो पलंग के किनारे बैठ गई। रासाई आप? कशमाला की कहने की देर थी कि तारा उठ बैठी। तू क्यों उठ गई? कशमाला मासूमियत से बोलने लगी। हम जानते हैं कि वो यहाँ नहीं आएगा, तारा आंखें मसल कर बोली। मगर तुझे तो जाना है ना वहाँ साई से मिलने। कशमाला ने उसे याद दिलाया। हाँ जानते हैं, थोड़ा ठहरो, तैयार होकर आते हैं। तारा बाथरूम की तरफ बढ़ी तो कशमाला उसके इंतजार में बैठी रही। चंद सानियों बाद नैन तारा बाहर निकली तो कशमाला ने एक नजर उसके सरापे पर डाली। नाजुक सी कमर, तीखे नैन नक्श, मोम से मुलायम हाथ, मखरूती उंगलियां। शाह ऐसे ही दीवाना तो नहीं था इसका। कत्थई घाघरा चोली जिस पर बड़े बड़े झुमके चढ़ाए और बालों को ढीले जोड़े में बांधे, वह कशमाला को वादी की सबसे हसीन छोकरी लगी थी। चांदनी का कमरबंद और माथे पर सजी लाल बिंदिया इसके सरापे को चांद की तरह चमका रही थी। तैयार होकर तारा ने कशमाला को देखा और फिर दोनों बाहर निकल गई। बड़ी सी हवेली में माँ जी को ढूंढना इस वक्त नैन तारा को बड़ी मुशक्कत का काम लगता था, सो वो अपने बराबर वाले कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाजे पर बड़ा सा चकोर आला था जो दरवाज़ा बजाने के लिए इस्तेमाल होता था। तारा ने दरवाज़ा बजाया। दूसरी बार बजाने पर अंदर से एक औरत की आवाज़ आई। कशमाला को इंतज़ार का कहकर वो अंदर चली गई। भाभी माँ, मैं कशमाला के संग बाहर जा रही हूँ, घंटे भर में आ जाऊंगी, इजाज़त है? तारा ने इजाज़त चाहती तो सामने तख्त पर बैठी इसकी भाभी माँ ने सर को हल्के से जुम्बिश देकर उसे इजाज़त दे डाली। घंटे भर से ऊपर नहीं होना चाहिए तारा,
वरना शाम साईं से तू ही निबटना। राबती सो भाभी, माँ 1 घंटे तक आती हूँ, तेरा कहकर निकल गई। बाहर कशमाला भी उसकी मुंतजिर थी। चले छोकरी, तारा ने सहकते हुए कहा तो दोनों बाहर को हुली। इतनी तो गर्मी में चलाएगी क्या मेरे को? कशमाला ने अपने घाघरे का किनारा पकड़कर पूछा। नहीं रे, चलाऊंगी नहीं तुझे। चल, छकड़ा पकड़ लेते हैं। तारा के कहते ही कशमाला भी राजी हो गई। छकड़ा इन्हें हवेली के दाएं तरफ बने कोने में खड़ा मिला। दोनों तेजी से चलती हुई इसमें आ बैठी। किथे जाना है छोटी से ठानी? छकड़े का मालिक दोनों के पास आया। तुम चलो, हम रास्ता बताते हैं। कच्ची सड़क से होते हुए छकड़ा रेगिस्तान की तरफ आ गया। बस इधर ही रोक दो। तारा ने यहीं रुकना मुनासिब समझा। वापसी तक रुकोगे? कशमाला ने छकड़े के मालिक से पूछा। अगर सवारी ना मिली तो इधर ही इंतजार करता रहूंगा, छकड़े वाले ने कहा और वो दोनों आगे बढ़ गई। शाह साईं आ चुके होंगे अब तक। कशमाला शाह की वक्त की पाबंदी से बखूबी वाकिफ थी। हमसे तो यही कहे थे। तारा चलते चलते आसपास देखने लगी। दूर घने दरख्त के साए में उसे 2 आदमी नजर आए, जिनमें से एक को वो बंद आंखों से भी पहचान सकती थी। तेजी से कदम उठाती वो अपने शाह की तरफ बढ़ रही थी। दरख्त के साए में खड़ा वो खुश शक्ल मर्द इसकी पूरी जिंदगी था। कशमाला ने भी शाह को देखा। दूधिया रंगत, लंबा चौड़ा कद, चुस्त बदन पर सफेद कुर्ता और सफेद घेरेदार शलवार पहने हुए था। एक हाथ दरख्त पर रखे, दूसरे हाथ में कीमती घड़ी पहने, घनी मूंछें और हल्की हल्की शिव। वह बिलाशुबा इस वादी का सबसे हसीन मर्द था। उसके बरक्स लुकमान जरा सांवले रंग का मालिक था। एक तरफ होकर लुकमान ने तारा को जाने का रास्ता दिया। कशमाला दूर खड़ी अब तारा की वापसी की मुंतजिर थी और लुकमान जीप के पास खड़े होकर शाह की वापसी का मुंतजिर था। जहे नसीब, शाह शोखी से बोला। शाह, कब सुधरेगा तू? तारा उसे घूरते हुए बोली। तुझे पालूंगा फिर सुधरने का क्या फायदा? शाह की शोखी अब भी बरकरार थी। शाह, तू जानता है मेरे को ये सब नहीं पसंद। तारा ने हमेशा की तरह याद दिलाया। मैं तो पसंद हूं ना? शाह ने भी हमेशा की तरह पूछा। अगर ना कहूं तो क्या करेगा मेरे साथ? तारा ने दरख्त का सहारा लेकर पूछा। वो करूंगा जो सिर्फ तू सोच ही सकती है। शाह भी कहाँ पीछे हटने वाला था। बाबा साईं से बात की तूने? तारा ने पूछा तो शाह संजीदगी से उसे देखने लगा। ऐसे ही घूरता रहेगा? तारा उलझी। तो जानती है तारा, बाबा साईं कभी नहीं मानेंगे। शाह अब संजीदा हो गया था। मगर हम कोशिश तो कर सकते हैं ना? तारा ने मासूमियत से कहा तो शाह को इस पर टूट कर प्यार आया। तारा की यही मासूमियत इसके दिल को अजीब से अंदाज में धड़का देती थी। जाने शाह, बाबा साईं का एक ही सवाल होता है और तेरा भी एक ही जवाब होता है। तारा ने कहा तो शाह इस बात में सर हिलाकर रह गया। शाह, चलें। लुकमान ने चंद कदम के फासले पर उसे पुकारा। आता हूँ साईं, जवाब देकर वो फिर तारा की तरफ मतवज्जो हुआ। अच्छा, सुन छोकरी। शाह ने अपनी उंगलियों से तारा की थोड़ी ऊपर की। तारा ने उसकी आंखों में देखा। शाह की आंखों में वो हमेशा खुद को डूबता हुआ महसूस करती थी। अपना ख्याल रखेगी ना? शाह ने प्यार से पूछा। क्यों रखूं अपना क्या? जा, नहीं रखती। तारा ने जान छुड़ाई। हाथ मरोड़ दूंगा तेरा, शाह ने मसनूई गुस्से से कहा। मुझे गुस्सा करेगा? तारा ने आंखें सकोड़ी। हाय मेरी तौबा, शाह ने दोनों कानों को हाथ लगाए। सुन, जा रही हूँ। तारा ने आखिरी बार उसे देखा। फिर अगले महीने तक इंतजार करना होगा मुझे। शाह मायूस हुआ। हाँ, करना तो पड़ेगा, तुझे भी और मुझे भी। तारा कहते ही जाने लगी जब शाह ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अगर घर तक आ जाऊं तेरे तो? शाह ने उसे धमकाया। कोशिश भी नहीं करना शाह। शाम साई के गुस्से से तो वाकिफ है ना? तारा गुस्से से बोली। अच्छा, गुस्सा थूक पहले। शाह ने उसे पिचकारा। छोड़, जाने दे मुझे, माला इंतजार में खड़ी है। तारा ने हाथ छुड़वाना चाहा। आज जाने देता हूँ, मगर हर बार ऐसा नहीं चलेगा। शाह ने उसे रास्ता दिया। तारा चंद कदम का फासला तय करके आई तो कशमेला इसकी मुंतजिर थी। अगले महीने की 26 को, ठीक है? जीप से हाथ हिलाकर शाह मीर चलाया और फिर जीप सन से मिट्टी की धूल में उछल हो गई। तारा और कशमेला हल्का सा हंस दी। छकड़ा शाम कबीले की हवेली से थोड़ा दूर रुका। साईं,
इसे ज़रा आगे पक्के मकानात की तरफ छोड़ दो और ये लो आज का हिसाब। तारा उतरते हुए बोली और चंद नोट उसने छकड़े वाले की तरफ बढ़ा दिए। कचमाला को हाथ हिलाकर वो हवेली की तरफ बढ़ गई। कहाँ से आ रही है नैन तारा? भारी मर्दाना आवाज पर उसके कदम वहीं थम गए। माला के साथ गई थी, तारा ने जवाब दिए। छकड़े में कहाँ गई थी तू? शाम साई ने जांचती नजरों से उसे देखा। जरा बाजार तक गई थी, तारा ने झट कहा। सामान लेने? शाम साई ने पूछा। जी साईं, तारा ने भी हाँ में जवाब दिया। फिर क्या लिया बाजार से? शाम साई सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। बंदी, चूड़ी, परांदा सब ले आई, तारा के हलक से बमुश्किल आवाज निकली। फिर कहाँ है सामान? शाह साईं का इशारा उसके खाली हाथों की तरफ था। सामान तो अंदर रखवा दिया, खालिद साईं से कहकर। अच्छा, अगली बार कहीं चाहिए हो कुछ तो हमें कहना, शाम सख्त लहजे में कहकर अंदर बढ़ गए। पीछे तारा की जान पर बनी थी, कहीं शाम साईं को उसकी और शाह की मुलाकात की खबर। वो दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ भागी। कमरे के बीच में बड़ी गोल मेज थी जिस पर सबके पसंद के खाने सजाए गए थे। सरसों का साग, मकई की रोटी, देसी घी में तले पराठे, चूरमा, घांगलू, दाल बाटी, आलू की सब्जी और सोन हलवा। बाबा साईं सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान थे। चेहरे पर ओबर दबदबा और आंखों में गरूर इनके कड़े तेवरों की वाज़ेह निशानी थी। अपने अब्बा के विसार के बाद वो खुद तख्त पर बैठे थे। अपने कबीले के एक एक आदमी पर नजर रखना इनकी सबसे अवलीन जिम्मेदारी थी। दाएं बाएं दो मन के आदमी साए की तरह इनसे चिमटे रहते थे। शामिर और शासिर कमरे में दाखिल हुए तो बाबा साईं उनके मुंतजिर थे, जबकि औरतों के लिए खाने का अलग कमरा मुकर्रर था। आओ साईं, आज खाना बहुत लजीज है, बाबा साईं दाल थाली में निकालते हुए बोले। बाबा साईं के दाएं पर शाहजेब और बाएं पर शामिर विराजमान हुए। फिर सब कैसा चल रहा है बड़े साईं? बाबा साईं ने शाहजेब से पूछा। बाबा साईं, वो मुलाजिम अकरम साईं को आपसे तनख्वाह के हवाले से बात करनी है, बड़े साईं ने जवाब दिया। बाबा साईं ने सिर्फ इतना ही कहा। फिर कब भेजूं आपके पास बाबा साईं? बड़े साईं ने पूछा। शामिर अपने खाने की तरफ मुतवज्जो था या फिर हो गया था। कल सवेरे भेज दो, बाबा साईं ने कहकर खाने से हाथ खींच दिया। बाएं खड़े दो मन के आदमी ने फौरन ही पीतल का बड़ा प्याला उनके आगे किया। बाबा साईं ने प्याले के साफ शफाफ पानी से हाथ धोकर मेज पर पड़े कपड़े से हाथ खुश्क किए। बाबा साईं, मेरा खाना हो गया, इजाजत है? बड़े साईं ने खाना खाकर कमरे से बाहर जाने के लिए बाबा साईं से इजाजत चाही। हाँ बड़े साईं, आप जा सकते हैं, बाबा साईं ने कहते ही शामिर को देखा जो घांगलू का आखिरी नवाला चम्मच से मुंह में रख रहा था। छोटे साईं, आप कब खाने से हाथ पीछे करेंगे? बाबा साईं ने शामिर को अपनी तरफ मतवज्जो किया। बस बाबा साईं, हो गया, प्याला और चमचा दूर खिसकाते हुए छोटे साईं ने जवाब दिया। लुकमान साईं, कैसे हैं आप? बाबा साईं ने लुकमान की तबीयत के बाबत पूछा जो पिछले दिनों से काफी खराब थी। बाबा साईं, वो एक बात करनी थी आपसे, शामिर ने डरते डरते पूछा। कहिए छोटे साईं, बाबा साईं मुतवज्जो हुए। वो नैन तारा से शाद, छोटे साईं की आवाज कहीं दब गई। एक और लफ्ज नहीं छोटे साईं, बाबा साईं करशदार आवाज से धाड़े। आप किसी गोरी मैम से शादी कर लो, मगर इस लड़की का नाम दोबारा इस हवेली में नहीं लिया जाएगा। पर बाबा साईं, तारा हमसे और हम तारा से मोहब्बत करते हैं। छोटे साईं ने एक कोशिश फिर की बाबा साईं को राजी करने की। ये बात पहले आप कर कह चुके हैं छोटे साईं, बाबा साईं कुर्सी से खड़े होते हुए बोले। एक और बात, वो यहाँ कभी आ भी नहीं सकती क्योंकि इसके कबीले वाले औरतों को तख्त पर बिठाते और हम खुद तख्त पर बैठकर हुक्म चलाते हैं। बाबा साईं कहते ही कमरे से निकल गए। पीछे शामिर एक बार फिर मुसीबत में घिर गया। एक तरफ इसका बेपनाह इश्क नैन तारा थी जिसके लिए वो जान भी दे सकता था और किसी की जान ले भी सकता था, और दूसरी तरफ नस्लों से चली आ रही एक ऐसी लड़ाई थी जो आज भी किस कुकमंग में अपने पंजे गाड़े हुए थी। क्या खबर लाए हो साईं? शाम साईं ने खुश्क लहजे में पूछा। साईं, छोटी सेठानी रेगिस्तान की तरफ गई थी, खालिद साईं ने मालूमात से आगाह किया। खालिद साईं शाम हवेली सबका सबसे वफादार मुलाजिम था। और बाजार का रास्ता यहाँ से कितना दूर है? शाम साई ने फिर पूछा। बस चंद गलियों का फासला है।
खालिद साई ने फौरन जवाब दिया। तो फिर नैन तारा रेगिस्तान के करने गई थी? शाम साई तकरीबन धाड़ते हुए पूछा। कुछ देर में आपके पास सारी मालूमात होंगी, खालिद साई ने यकीन दिलाते हुए कहा और इजाजत तलब करके बाहर निकल गया। पीछे शाम साई के दिमाग में आतिशफिशा फटने लगी। नैन तारा, शाम साई दांत पीसते हुए बोला। कित्थे गई थी ये लड़की और क्यों गई थी? शाम साई बैठक से निकलकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। टेलीफोन की आवाज पर हड़बड़ाकर वो उठ बैठा। फोन उठाया तो दूसरी तरफ खालिद साई की आवाज सुनाई दी। साई, एक खबर है। शाम साई एकदम चुकन्ना हुआ। मैं सुन रहा हूँ, शाम साई ने कहा। मालूम हुआ है कि छोटी सेठानी बका कबीले के आसपास किसी से मिलने गई थी। किससे मिलने गई थी? शाम साई की 14 तबक रोशन हो रहे थे। बका कबीले के छोटे साई शामिर से मिलने गई थी। किसने बताया ये सब? शाम साई ने गुस्से से पूछा। उस छकड़े वाले ने बताया जो छोटी सेठानी और इनकी सहेली को वहां लेकर गया था। खालिद साई ने मजीद मालूमात से शाम साई को आगाह किया। इस छकड़े वाले को मेरे पास लेके आ, कहते हुए फोन ठक से बंद कर गया था। लंबे लंबे डग भरता शाम साई माँ जी के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे के बाहर खड़े होकर शाम साई ने दरवाजा धड़ाधड़ पीट डाला। माँ जी के कमरे से आती आवाज पर शाम साई कमरे के अंदर दाखिल हुआ। माँ जी, सर में मालिश कर देना। नयन तारा को वहां देखकर शाम साई का खून एकदम जोश लगाने लगा। उसका बस नहीं चल रहा था कि तारा को दोनों हाथों से मसल डाले। शाम साई की अचानक आमद पर जहां नयन तारा चौकी थी, वहीं माँ जी भी हैरत में मुब्तला थी। ये वक्त तो शाम साई के आराम करने का था और अपने आराम में कोई खलल पैदा हो, ये शाम साई को कतन बर्दाश्त न था। फिर इस तरह इसका यहाँ आना यकीनन कोई बात थी। कल तो बाजार गई थी। ठीक? शाम साई गुस्से से पूछने लगा, अलबत्ता आवाज कदरे धीमी थी। जी साईं, नैन तारा गड़बड़ा गई। बाजार रेगिस्तान में कब से आबाद हो गया? शाम साई दांत पीस कर बोला तो नैन तारा की जान हवा हो गई। हाँ, वो नैन तारा के कहने से पहले ही माँ जी ने बोलना मुनासिब समझा। क्या होया है शाम साई? सब ठीक है? माँ जी ने कदर फिक्रमंदी से पूछा। ये बाजार का कहकर रेगिस्तान की तरफ गई थी। शाम साई आंखों में तैश लिए बताने लगा। साफ जाहिर हो रहा था कि वो सब कुछ जान चुका है। नैनतारा के पैरों में लर्जिश नुमाया थी। इसके लिए वहां खड़ा होना दोभर हो गया था। कहीं शाम साई को इससे आगे कुछ भी सोचने की हिम्मत इसमें न थी। अगर शाम साई को कुछ भी पता है तो इसकी जान से ज्यादा खतरा शामिर को होगा, जिसे जरा सी भी तकलीफ में देखकर तारा के खून के जिस्म से रूह फना हो जाने खुद के जिस्म से रूह फना होने लगती है। और किससे मिलने गई थी तू? शाम साई अब तारा के मुंह से सच सुनना चाहता था। पर नैनतारा तो कशमाला बेटी के साथ। माँ जी के बोलने से पहले ही शाम साई तैश में आकर बोला। नहीं, नहीं, ये अपनी सहेली के संग उस शामिर से मिलने गई थी। शाम साई के कहने की देर थी कि माँ जी के चेहरे का रंग भग से उड़ गया। से आंखों में गुस्सा उतर आया था। के नैनतारा, ये सच है? माँ जी ने नैनतारा की तरफ देखकर पूछा, जो किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़ी थी। अब चुप रहने का कोई फायदा ना था। शाम साई को सब मालूम हो चुका था। ए, तो बोलती क्यों नहीं? शाम साई ने बाजू से पकड़कर उसे कमरे के बीचों बीच ला खड़ा किया। हाँ, हाँ, हम माला के संग गए थे रेगिस्तान। गए थे हम शाह से मिलने। और क्यों ना जाए? हम इनसे मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। ये जो दिल है ना हमारे सीने में, ये शाह साई के लिए धड़कता है। नैन तारा ने चिल्लाकर एतराफ किया। कमरे में बाकी दो नफूस को जैसे सांप सूंघ गया था। जिस कबीले से वो बरसों नफरत करते आए थे, आज उनके ही घर की बेटी वहां के छोटे साईं के आगे अपना दिल हार बैठी थी। एक जोरदार तमाचे की आवाज पर भाभी माँ जो कमरे में दाखिल हुई थी, इनकी चीख फिजा में बुलंद हुई और नैन तारा दीवार से लगकर नीचे बैठती चली गई। दोनों कबीलों की लड़ाई तब शुरू हुई थी जब शामिर और नैन तारा के मरहूम दादा ने अपने ही सगे बेटे को गुस्से में आकर अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया। औरंगजेब साई के 3 बेटे थे, बका, अकबर और असगर। अमूमन 3 बच्चों में मोहब्बत होनी चाहिए थी, मगर यहाँ मामला उल्ट था। अकबर और असगर को एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत थी, जबकि बिका एक नंबर का चालबाज और खुदगर्ज मालूम होता था। बिका ने सारी आदतें अपने बाप यानी कि औरंगजेब साई से चुराई थी और औरंगजेब साई का गुस्सा बेहद तेज था। अपने ही सगे बेटे अकबर और असगर उन्हें एक आंख ना भाते थे।
ککمنگ میں ان کی سب سے بڑی لال حویلی تھی، جسے انہیں اپنے تینوں بیٹوں میں بانٹی تھی۔ اصغر سے وہ تھوڑی بہت بات کر لیتے، مگر اکبر سے انہیں کوئی انسیت نہ تھی۔ یوں جائیداد کا قصہ چھڑا تو اورنگزیب اپنی لال حویلی بکا کو دینے کے حق میں تھا، اور باقی ان کا سارا کاروبار اور شہر میں پھیلی دکانیں انہوں نے اکبر اور اصغر کے نام کرنے کا سوچا۔ لال حویلی پرانے زمانے کے بادشاہوں کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ لال حویلی کے دام اربوں اور خربوں میں آتے تھے۔ اکبر نے ایک دن اورنگزیب شاہی سے کہہ ڈالا کہ وہ ان کے اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ لال حویلی صرف بکا کو نہیں بلکہ تینوں کو برابر سے ملنی چاہیے، جبکہ اصغر تھوڑے ہی میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ بکا خود غرض صحیح مگر ان کا سگا بھائی ہے، اس لیے ضرورت پڑنے پر وہ ان کی ضرور مدد کرے گا۔ اور ویسے بھی اورنگزیب شاہی کا کاروبار کوئی چھوٹا موٹا نہ تھا۔ اورنگزیب شاہی کو اکبر کی بات سن کر ایک دم غصہ آیا، مگر وہ خاموش رہے۔ بکا کو سارے معاملے کا علم ہوا تو اس نے اپنی شیطانی دماغ میں بن رہے منصوبے کو سر انجام دینے کا سوچا، اور یوں ایک رات اکبر کو دو نقاب پوش آدمیوں نے بے دردی سے قتل کر ڈالا۔ کون تھا اور کس نے یہ سب کیا، کچھ پتا نہ چلا تھا۔ اورنگزیب شاہی کے بیٹے کو کس نے قتل کیا تھا، یہ بات کک منگ میں کسی مردے کی طرح منو مٹی تلے دفن ہو گئی تھی۔ اکبر کو قتل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اکبر ایک سمجھدار آدمی تھا۔ اپنی زندگی میں وہ کبھی بھی لال حویلی بکا کی نہیں ہونے دیتا، اور بکا کو یہ قابل قبول نہ تھا۔ بکا کے منصوبے سے خوش ہو کر اورنگزیب شاہی نے بھی اس منصوبے میں اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ اصغر بھائی کے بچھڑنے پر بری طرح ٹوٹا تھا۔ اسے اپنا بھائی بہت یاد آتا تھا۔ وہ دن رات حویلی میں بلایا بلایا پھرتا۔ یوں ایک دن اس نے بکا کو کسی سے فون پر بات کرتے سنا، اور کسی کو بکا کے کمرے میں آتے جاتے بھی دیکھا۔ تحقیق کرنے پر اصغر کو یہ پتا چلا کہ اس کے مرحوم بھائی کا قتل کسی اور نے نہیں بلکہ اس کے سگے بھائی بکا اور اس کے باپ نے کیا ہے۔ وجہ لال حویلی ہی بنی تھی، اور اب بکا اپنے ناپاک ارادوں سے اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنائے بیٹھا تھا۔ اصغر نے فوراً ہی سب اورنگزیب شاہی کو بتایا، مگر صد افسوس کہ کمرے کے داخلی دروازے سے اندر آتے بکا نے ساری بات سن لی تھی۔ ایک زبردست جنگ اصغر اور بکا کے بیچ چھڑ چکی تھی، جس میں بکا نے یہ عہد کیا تھا کہ وہ کبھی بھی اسے اپنا بھائی نہیں مانے گا، اور اس سے اور اس کے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ بکا نے اپنی ناپاک سوچوں کو پایا تکمیل تک پہنچا دیا، اور اورنگزیب شاہی کو قتل کرنے کی بجائے ان کے دودھ میں زہر ملا دیا، اور یوں اورنگزیب شاہی بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ انتقال کے اگلے دن بکا نے اصغر کو لال حویلی سے نکلوا دیا۔ شہر میں اورنگزیب شاہی کا سارا کاروبار اور دکانیں شہریوں کو بیچ کر اصغر شاہی نے کک منگ کے ریگستان کے دوسری طرف اپنی حویلی بنائی تھی، جس کا نام انہوں نے شام حویلی رکھا تھا۔ یوں ریگستان کی ایک طرف بکا حویلی اور دوسری طرف شام حویلی تھی۔ کبھی کبھی دونوں حویلیوں کے بیچ زبردست جنگ چھڑتی، اور کتنے ہی ملازم اور آدمی موت کی نیند سو کر اسی ریگستان کی مٹی میں دفن ہو جاتے، اور کسی کو پتہ بھی نہ چلتا۔ نہندارا اور شام دو بہن بھائی تھے، اور دونوں کے بڑے بھائی شوکت سائیں بکا قبیلے کے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ اصغر سائیں یعنی نہندارا کے بابا سائیں زندہ تھے، ان کے بھی آدمی روز مارے جاتے تھے، اور بکا قبیلے کے ساتھ بھی یہی ہوتا تھا۔ ایک دن جب اصغر سائیں کو معلوم ہوا کہ بکا اپنی بیگم پر ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اصغر سائیں نے عورتوں کے حق کے لیے خوب آواز اٹھائی تھی، اور اپنی بیگم یعنی نینتارا کی ماں جی کو اپنی جگہ تخت پر بٹھا دیا۔ مقصد بکا کی بھرپور تذلیل کرنا تھا۔ بکا نے اس بات پر خوب واویلا مچایا، مگر اصغر سائیں نے جیسے کان بند کر لیے تھے۔ شامیر کے بابا سائیں یعنی بکا اپنی بات سے ایک انچ بھی نہیں ہٹا تھا، اور خود ہی تخت پر بیٹھا رہا، اور آج بھی وہ ہی براجمان تھا۔ ایک اکلوتا اصول جو دونوں طرف نبھایا جاتا تھا وہ یہ تھا کہ جب بھی تخت پر بیٹھا ہوا موجودہ شخص مر جاتا تو اس کی جگہ جو حویلی میں سب سے بڑا ہوتا اسے تخت پر بٹھایا جاتا تھا۔ بکا نے بچپن سے ہی شامیر اور شاہ زیب کے دماغ میں شام قبیلے کے لیے نفرت کچھ اس طرح ڈالی تھی کہ اپنے باپ کے ساتھ ساتھ شاہ زیب بھی پوری طرح نین تارا اور اس کے گھر والوں کے خلاف ہو گیا تھا، جبکہ شامیر کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ لڑائی اپنے اختتام کو پہنچ جانی چاہیے۔ اس بات کا ذکر اس نے کچھ عرصہ پہلے بابا سائیں سے بھی کیا تھا، مگر بابا سائیں نے جس طرح نفرت سے ہنکار بھرا تھا، شامیر نے اس کے بعد اپنے لب سی لیے تھے۔ البتہ تارا سے شادی کے لیے وہ بابا سائیں کو پچھلے 3 سال سے راضی کر رہا تھا، مگر نین تارا اور شامیر کے آباء و اجداد کی دشمنی اس بات کی گواہ تھی کہ یہ دونوں قبیلے کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔
बिका ने असगर को कत्ल करवा दिया था। शौकत साई, तारा के बड़े भाई को खबर जब हुई तो उसने बिका को कत्ल करवाना चाहा था, मगर बिका को किसी गद्दार ने शौकत साई के मंसूबे के बारे में आगाह कर दिया। यूं शौकत साई ने बिका के बजाय शमशेर साई, शाह मीर के बड़े भाई को अपने हाथों से मनोमट्टी तले दफन कर दिया। अब बारी शौकत साई की थी। बिका ने बदले की आड़ में शौकत साई का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। सतारा और शाह के बड़े भाई कत्ल हो चुके थे। माँ जी के बाद नयन तारा को तख्त पर बैठना था, इसलिए बिका शामिर और नयन तारा के रिश्ते के हक में न था। और अगर असगर साईं की हवेली में औरतों को तख्त पर बिठाने का रवाज ना भी होता, तब भी बिका किसी सूरत नयन तारा को अपनी बहू तस्लीम न करता। दोनों कबीलों की तमाम नस्लों के बीच की ये लड़ाई हमेशा जारी और सारी रही थी। शायद शामिर और नयनतारा पहले थे जिन्होंने इन लड़ाइयों को खत्म करवाने की कोशिश की थी, मगर अब पानी सर से गुजर चुका था। कत्लो गारत, लड़ाई और जंग इतनी अरूज पर पहुंच चुकी थी कि अक्सर ही रेगिस्तान मैदान जंग का मंजर पेश करता। इख्तिताम में दोनों कबीलों में से किसी एक की हवेली में जीत का जश्न मनाया जाता, तो दूसरी तरफ से सीना पीट पीट कर मरने वालों की मौत का मातम मनाया जाता। भाभी माँ की चीख पर शाम साई ने मुड़कर देखा। माँ जी आंखों में जाहो जला लिए अपने तख्त पर बैठ गई, जबकि नैन तारा जमीन पर बैठकर रोने लगी। तो तू उससे मोहब्बत करने लगी है के? माँ जी ने जिस जोर से तमाचा मारा था उसी जोरदार आवाज में वो तारा से पूछने लगी। जाने तारा में कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई। गुस्ताखी माफ माँ जी, पर हम शाह से मोहब्बत नहीं, इश्क करते हैं। नैन तारा ने सर उठाकर कहा। अलबत्ता आंखें अब भी नम थी। अल्फाज थे या क्या, तारा की बात किसी तीर की तरह माँ जी के सीने में पेवस्त हुई। चुप, माँ जी ने गुस्से से कहा और एकदम तख्त से उठकर नैन तारा की तरफ बढ़ी। अगर जो आज के बाद इस हवेली से कदम भी बाहर निकाला तो तुझे हम खुद दफना आएंगे, समझी के? तारा के बाल मुट्ठी में जकड़कर उन्होंने नफरत से कहकर उसे परे धकेल दिया। तारा मुंह के बल गिर पड़ी। एक सिसकी तारा के मुंह से बरामद हुई। भाभी माँ ने तारा को बाजू से पकड़कर उठाया, जबकि शाम साई खामोशी से सारा तमाशा देख रहा था। लेकर जाए इसे यहाँ से। शाम साई ने आंखें निकालकर अपनी बीवी से कहा तो भाभी माँ तारा को लेकर बाहर निकल आई। कमरे में आते ही भाभी माँ ने अपने हाथों की गिरफ्त तारा के बाजुओं पर से ढीली कर दी। क्या कर रही है तारा? काहे को अपनी चाल पर खेल रही है? भाभी माँ ने प्यार से उसे समझाया। तो क्या करे अब हम? क्या प्यार करना गुनाह है भाभी? तारा उल्टा उनसे सवाल करने लगी। किसने कहा कि गुनाह है? मगर तुझे आंखें कुकमंग में वो शाह ही मिला था प्यार लुटाने के लिए। भाभी माँ ने उसके हाथ पर हाथ रखकर पूछा। भाभी माँ, तारा रोते हुए इनकी गोद में सर रख गई। देख तारा, ये सब इस हवेली में नहीं चलेगा। माँ जी के बाद तुझे तख्त पर बैठना है। अगर इस इश्क मशूकी में पड़ जाएगी तो शाम कबीले को संभालेगा कौन? भाभी माँ इसके बाल सहलाते हुए बोली। पर भाभी माँ, क्या हमारे जीने का हक नहीं है? हमें तख्त पर बिठा के हर खुशी हम पर हराम कर दी जाएगी। तारा नम आंखों से बोली। "श्श, आहिस्ता बोल। शाम साई ने सुन लिया तो अभी नया तमाशा शुरू हो जाएगा। अच्छा सुन, दिखने में कैसा है? भाभी माँ ने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा। एकदम शहजादे जैसा है हमारा शाह। आंसू पूंछ कर तारा भाभी माँ को हंसकर बताने लगी। अरे, तो तू भी तो हमारी शहजादी है। भाभी माँ ने प्यार से इसके माथे पर बूसा दिया। भाभी माँ, एक बात पूछे हम? तारा इनका हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली। पूछ ना नैन तारा, भाभी माँ ने इसके अंदाज में जवाब दिया। हम और शाह एक होंगे ना? तारा के कहने की देर थी कि भाभी माँ खामोशी से सर झुका गई। कुछ लम्हे कमरे में खामोशी छाई रही। तुझे झूठी तसल्ली नहीं दूंगी, पर यह नामुमकिन है तारा। अपने साईं और माँ जी के मिजाज से तो तू वाकिफ है, और दूसरे कबीलों के लोगों से भी तू वाकिफ है। हम क्या वो लोग भी राजी नहीं होंगे इस ब्याह के लिए। भाभी माँ ने प्यार से उसे समझाया। अच्छा, मैं चलती हूँ। तेरे साईं के लिए चाय बनवानी है। अपना ख्याल रख। कहते ही भाभी माँ कमरे से बाहर चली गई। शाह, तो पास होकर भी इतना दूर क्यों है? शाह, हमारा खून एक है, फिर हम क्यों नहीं? शाह, तारा तेरी थी, है और रहेगी। रब्ती सो, मेरी कब्र पर नैन तारा असगर की जगह तारा शाह ही लिखा जाएगा। ये तेरी तारा का तुझसे वादा है। हम एक होंगे शाह। तारा पूरी उम्मीद थी और शायद कुदरत को भी यही मंजूर था।
तारा का बाहर आना-जाना माँ जी ने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया था। तमाम मुलाज़मीन को चौकन्ना कर दिया गया था कि तारा हवेली से निकलने ना पाए। तारा के ऊपर इस कदर पाबंदी थी कि वो टेलीफ़ोन के पास भी जाती तो हर कोई उसे मशकूक नज़रों से देखने लगता। पिछले 1 महीने से वो इस तरह अपने कमरे में बंद थी। सिर्फ़ खाने के वक़्त या कोई कचहरी में माँ जी उसे बुला लेती थी। कशमाला को एक दिन टेलीफ़ोन पर कहकर उसने शाह को पैगाम पहुँचा दिया था कि वो इस महीने की 26 तारीख को नहीं आ पाएगी। शाह हमेशा की तरह मायूस हुआ था, मगर तारा की मजबूरी से भी वो बखूबी वाकिफ़ था। एक तरकीब उसे ये सूझी थी कि शाह खत लिखकर कशमाला के ज़रिए तारा को भेजेगा और खत का जवाब तारा से पूछकर कशमाला उसे दे देगी। दोनों के लिए ये मुश्किल था, मगर फ़िलहाल वो इस मोड़ पर आ खड़े हुए थे कि चाहकर भी नहीं मिल सकते थे। आज कशमाला ने शाह का खत लेकर आना था। गुलाबी घाघरा और हरी चोली पहने वो मुसलसल कमरे में टहल रही थी। नजरें उठाकर इसने एक बार फिर घड़ी की तरफ देखा। दोपहर के 3 बज चुके थे। कशमाला का कोई अता पता नहीं था। थक हार कर वो पलंग पर बैठी। चंद सानियों बाद दरवाजे की खट हुई तो दौड़कर आगे बढ़ी। सामने कशमाला खड़ी थी। वो लपक कर इसके गले लगी। सद शुक्र कि कशमाला के हवेली आने जाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। कशमाला के अंदर आते ही नयनतारा ने ठक से दरवाजा बंद कर दिया। किसी ने देखा तो नहीं? तारा बेचैनी से पूछने लगी। सांस तो लेने दे छोकरी। कशमाला पलंग पर फैल कर बैठते हुए बोली। उधर मेरी जान पे पड़ी है और तू भी ना। नयनतारा मुंह बसूर कर बोली। अच्छा जी, कान इधर ला जरा। कशमाला ने उसे करीब बुलाया। काहे? तारा हैरान हुई। अरे, एक बात बतानी है। कशमाला ने कहा। क्या बताना है हमें? तारा उसके करीब हुई। शाह ने कहा है कि खत अगले महीने भेजेगा। कशमाला की बात सुनते ही तारा का मुंह उतर गया। अरे, क्या हुआ? कशमाला हंसी दबाकर पूछने लगी। शाह से हमें ये उम्मीद नहीं थी। तारा की आंखों के किनारे भीगने लगे। शाह की याद आ रही है? कशमाला ने आहिस्ता से पूछा। कब याद नहीं आती? तारा मोहब्बत से बोली। हाय, ये ले। कशमाला ने बायां हाथ आगे किया तो तारा की चीख निकल गई। हम्म, तो फिर की ले रही थी? कशमाला ने कशमाला के हाथ से खाकी लिफाफा लेकर वो उसे मसनूई गुस्से से पूछने लगी। चल, पढ़ ले। मैं जरा आराम कर लूं। कशमाला ने अंगड़ाई लेते हुए कहा तो तारा भी खिलखिला दी। आज इतने दिनों बाद तारा का चेहरा खुशी से दमक रहा था। नयनतारा खाकी लिफाफा लेकर कमरे के कोने में बने दीवान सोफे पर बैठ गई। लिफाफा खोला तो अंदर से कागज बरामद हुआ। अंदर शामिर का खत था, वो भी उसकी अपनी लिखाई में। वो खुश भी थी और गमगीन भी। और फिर खत पढ़ने लगी। मेरी तारा, कैसी है तू? जानता हूं तो ठीक नहीं है, पर कोई नहीं, तेरा शाह भी जिंदा है, तुझे आंच भी नहीं आने देगा। तारा, जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं। कभी कभी हम इन सब से कितने बेजार हो जाते हैं ना, मगर इसी का नाम तो जिंदगी है। कभी खुशी, कभी गम। माला से मालूम पड़ा कि तू बहुत रोने लगी है। क्यों रोती है इतना? तेरा शाह तुझे ये आंसू अपनी उंगलियों से चुन लेगा और वादा करता हूँ कि अब तेरी आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। मगर ये खत पढ़कर यकीनन रो रही होगी तू। ये छोकरी, जानती है, अब ज्यादा निखरने लगा हूं मैं। फिर कब मिलने आएगी मुझसे? जानती है, कल रात मेरी आंखों से एक आंसू निकल आया। मैंने पूछा तो मुस्कुराकर बोला कि कोई तेरी आंखों में इस कदर समाया है कि मैं चाहकर भी जगह न बना पाया। तेरा दीदार किए अब तो अरसा हो गया है जानिशा। आ जाना मुझसे मिलने। तेरा शाह अकेला हो गया है। मैं जानता हूँ, मेरी तसल्लियां तुझे हंसाने से ज्यादा रुलाएंगी, मगर क्या करूं, तेरी तरह बातें बनाना भी नहीं आता मुझे। एक आखिरी बात, इस खत का जवाब माला के संग भिजवा देना मुझे, और रोना नहीं, ठीक? अपना ख्याल रखना, क्योंकि तुझे कुछ हो गया तो तेरा शाह मेरी बिका जैसे जीते जी खुद को खत्म कर लेगा। तो तेरा शाह मीर बिका जीते जी खुद को खत्म कर लेगा। तेरा शाह। आंसू मोतियों की सूरत में उसकी आंखों से बहकर कागज को गीला कर रहे थे। रो रो कर इसकी आंखों के बपूटे सूज गए थे। कशमाला ने उसे काफी दिलासा दिया था, मगर वो अपना हाले दिल किससे बयान करती। बहुत मुश्किल से उसने खुद को संभाला और अब कशमाला के इसरार करने पर उसे शामिर के खत का जवाब देना था। पहले तो उसके हाथ कांपने लगे, मगर फिर वो लिखती चली गई। मेरा शाह, खत मिल गया तो ठीक है ना? जब जानता है कि हम ठीक नहीं हैं तो फिर क्यों इस तरह हमें तंग करता है? जानती हूँ,
तो मुझे आँच भी नहीं आने देगा। हम तेरी बात समझते हैं कि ज़िंदगी नाम ही खुशी और गम का है, पर तू क्या जाना है तारा के बेमिसाल इश्क के बारे में। नींदें नीलाम हो जाती हैं बाज़ारे इश्क में। इतना आसान नहीं होता किसी को भुलाकर सो जाना। और तू हमारे आंसू अपनी आँखों से उँगलियों से चुनेगा? चल हट, चोरू का गुलाम। ए छोकरे, सुन, तारा तेरी ही है। हमने सोचा है अब हमें एक हो जाना चाहिए। तो अगला खत भेजने के बजाय लुकमान से और 2-3 गवाह के संग माला के घर आ जाना। हम कुछ भी करके माला के संग उसके घर पहुँच जाएँगे। अब तुझसे दूर रहना बहुत मुश्किल हो रहा है शाह। निकाह करने के इसके सिवा और कोई दूसरा सा नहीं है, रास्ता नहीं है। क्या पता कब मौत आ जाए। कम से कम मौत से पहले खुद को तेरे नाम कर लूँ, ताकि मेरी रूह को सुकून मिल जाए। अभी तो नहीं आ सकती तुझसे मिलने पर जब तेरी हो जाऊँगी, फिर तो आ जाना। मज़ाक कर रही हूँ, आना नहीं। शाम से बहुत चौकन्ना रहने लगा है आजकल। तो अपना ख़्याल रखना और ज़्यादा याद ना करना हमें। तेरी तारा। कशमाला के हाथों तारा ने खत भिजवा दिया था, मगर उसकी ज़िंदगी एकदम उदास हो गई थी। हर वक़्त उसे शाम साईं की आमद से डर लगने लगा था। वो सारा दिन बेचैन रहती और रातों को रो-रो कर सोती, मगर हवेली में परवाह किसे थी? एक भाभी माँ थी जो इसे समझती थी, मगर वो भी अपनी खामन से मजबूर थी। तारा पर इन्हें अक्सर ही रहम आने लगता। ज़िंदगी जीने की जो उम्र थी, इस उम्र में तारा को ज़िंदगी से महरूम कर दिया गया था। वो किसी कैदी की तरह हवेली के एक कमरे में बंद रहती और बाहर निकल कर वो करती भी क्या? भाभी माँ शाम साईं के आराम के वक़्त कमरे में ही रहती थी। और रही बात कचहरी की, तो उसे ना माँ जी की कचहरी में दिलचस्पी थी और ना तख्त पर बैठने में। वो एकांत से ज़िंदगी जीना चाहती थी, मगर अफ़सोस, जिस ख़ानदान और कबीले से वो ताल्लुक़ रखती थी, वहाँ की लड़कियों का रहन-सहन ऐसा ही होता है। 2 महीने होने को आए थे, मगर वो अब तक ना बाज़ार गई और ना शाह से मिलने। अलबत्ता कशमाला से राब्ता करके उसने शाह की खैरियत दरियाफ़्त कर ली थी और कशमाला ने उसे बताया था कि जल्द ही निकाह का सारा इंतज़ाम करके शाह उससे राब्ता करेगा। तारा बेसब्री से शाह के अगले पैगाम की मुंतज़िर थी। एक अनोखी बात ये थी कि बिका कबीले की तरफ से फिलहाल कोई शोर-शराबा और लड़ाई नहीं हुई थी। बिका कबीले के लोग मुकम्मल तौर पर खामोशी इख्तियार कर चुके थे। क्या ये खामोशी का मतलब दोनों कबीलों की लड़ाई का इख्तिताम था? या फिर ये खामोशी किसी नए तूफान का अंदेशा थी? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।